Déjà vu. इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सुबह अपने घर से अपने कॉलेज, स्कूल या वर्क के लिए बाहर जा रहे हैं। आप सड़क पे एक अननोन टर्न लेते हैं, लेकिन अचानक ही आपको फील होने लगता है कि आगे से एक शॉप आएगी जिस पे खड़े लोगों को आप पहले से देख रखे हैं, ऑल्दो आप उन लोगों को जानते तक नहीं हैं। अब सरप्राइजिंगली थोड़ा आगे बढ़ने पर आप वो शॉप देखते हैं एंड स्ट्रेंजली इनफ आपको वहाँ वो लोग भी दिखाई दे जाते हैं जिनके बारे में आपने अभी सोचा था। ऐसे में आपको याद आता है कि शायद आपके साथ ये सीरीज ऑफ इवेंट्स पहले भी हो चुकी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अभी अभी आपने फ्यूचर की एक झलक देखी, या फिर आपके साथ कुछ सुपरनैचुरल हुआ, या फिर ये कोई ट्रिक है जो कि आपका माइंड आपके साथ खेल रहा है? वेल, इस तरह की फीलिंग मेरे हिसाब से हम सभी ने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस करी होगी। मैंने पर्सनली इसे कई बार महसूस किया है और इसे हम डेजा वू के नाम से जानते हैं। स्टडीज के हिसाब से ये कोई साइकिक एक्सपीरियंस नहीं है, रादर इट्स अ ट्रिक जो कि हमारा ब्रेन हमारे साथ खेलता है। लेकिन कई कल्चर्स में डेजा वू को डिफरेंट सुपरनैचुरल इवेंट से जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ऐसा मानते हैं कि डेजा वू और कुछ नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म की मेमोरीज होती हैं जो कि कभी कदार ट्रिगर हो जाती हैं। जी हाँ, डेजा वू को लोग रीइंकार्नेशन से जोड़ते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि रीइंकार्नेशन ये सब तो फालतू की बातें हैं, तो मैं आपको अपनी रीइंकार्नेशन पे बनाई हुई वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, जिसे देखकर आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे आपकी पर्सपेक्टिव भी काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है। खैर, कुछ और बिलीव्स की बात करें तो लोग डेजा वू को फ्यूचर देख पाने और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ते हैं। उन लोगों के हिसाब से हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल है कि कई मोमेंट्स में हमारा ब्रेन जो है ना वो इंसान की फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, और ऐसा ही कुछ डेजा वू के टाइम पे भी होता है। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे यहाँ आपको मल्टीवर्स समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCU की फिल्में देखकर हम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं। अब डेजा वू जितनी कंफ्यूजिंग है, इससे भी कई ज़्यादा कंफ्यूजिंग और स्ट्रेंज फिनोमिनन एक और है जिसे हम डेजा रेवे के नाम से जानते हैं। ब्रेन स्टिमुलेशन नामक जर्नल के एक इंक्लूडेड स्टडी में एपिलेप्टिक पेशेंट से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस पर डिटेल में हुई रिसर्च के बारे में डिस्कस किया गया है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स उन पेशेंट्स को कहा जाता है जिनके ब्रेन में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से उनकी ब्रेन की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे सीजर्स, सेंसेशंस एंड समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस होता है। वेल, इस स्टडी में पाया गया कि ऐसे कई लोग हैं जो कि अपने सपने को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और कई बार कुछ ऐसी डिटेल्स याद रखते हैं जो कि उनके सपने में हुई थी, लेकिन ये रियलिटी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है। वेल, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ऐसा सिर्फ एपिलेप्टिक पेशेंट्स के साथ ही नहीं है, बल्कि ये कई आम इंसानों के साथ भी होता है जब हमें अचानक ही ऐसा फील होने लगता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमने पहले कभी सपने में देख या एक्सपीरियंस कर रखा है। इसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम डेजा रेवे के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलोगे भाई डेजा वू और डेजा रेवे में अंतर क्या है? तो वेल, अगर इन दोनों वर्ड्स को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक फ्रेंच वर्ड है जहां डेजा वू का मीनिंग है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से रियल लाइफ में देखा हुआ या एक्सपीरियंस किया हुआ इवेंट। लेकिन डेजा रेवे का मतलब है ऑलरेडी ड्रेम्ट, यानी पहले से ड्रीम किया हुआ या पहले से सपने में एक्सपीरियंस किया हुआ, ना कि पहले से रियल लाइफ में देखा हुआ। अब डेजा वू एक्सपर्ट डॉक्टर एन एम क्लेरी की माने तो इस तरह का एक्सपीरियंस और कुछ नहीं बल्कि हमारे ह्यूमन ब्रेन की एक कंफ्यूजन है। वो इसे एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में कोई नई डिश को ट्राई करते हैं और उसे टेस्ट करते ही आपको किसी और डिश की याद आने लगती है जो कि आपने पहले कभी टेस्ट करी थी। अब आपको उस डिश का नाम और उससे रिलेटेड और कोई मेमोरी भी याद नहीं आ रही, तो ऐसे में आपका कंफ्यूज्ड माइंड इस फीलिंग को कि आपने ये टेस्ट पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसे न्यू डिश के साथ जोड़कर एक कंफ्यूजिंग थॉट क्रिएट करता है, जहां आपको ऐसा फील होता है कि आप ठीक इसी जगह अपने ड्रीम में ठीक इसी डिश के टेस्ट को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। डॉक्टर एन की एक्सप्लेनेशन काफी हद तक हमें
क्लैरिटी तो देती है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से उन रियल लाइफ इंसिडेंट्स को जस्टिफाई नहीं करती जो कि कैला अलेक्जेंडर और उनके जैसे और कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। दरअसल कैला अलेक्जेंडर ने रात को एक नाइटमेयर देखा था और इस नाइटमेयर में कैला ने देखा कि वो, उनकी सिस्टर और उनकी सिस्टर का बेस्ट फ्रेंड जेरी एक बॉनफायर को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक बॉनफायर की आग चारों तरफ फैल गई और ऐसे में आसपास काफी भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था एंड फाइनली वो और उनके सिस्टर सेफ निकल गए, लेकिन जेरी पीछे ही रह गया और उसी आग में गायब हो गया। नाउ द शॉकिंग थिंग अबाउट द स्टोरी इज कि नींद खुलने के थोड़ी देर बाद कैला को अपनी सिस्टर का कॉल आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जेरी की सचमुच एक बॉनफायर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है ना? काफी हैरान और डिस्टर्ब कर देने वाली बात। Well, now coming back to research published in the journal Brain Stimulation, researchers ने 1958 से 2015 के epileptic patients पर EBS यानी कि Electrical Brain Stimulation के कुछ important studies observe की। So यहाँ से हम अपने टॉपिक के और डीप में आ गए हैं और अब हम यहाँ डेजा रेवे के 3 मेजर टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला है एपिसोडिक डेजा रेवे। इस कैटेगरी में कोई पर्सन इजीली रिमेंबर करता है कि उसने किस इंसिडेंट को कब देखा था और उसे अपने ड्रीम या नाइट में क्लियरली याद रहते हैं। दूसरा है फैमिलियरिटी डेजा रेवे। ये उस केस में होता है जब किसी पर्सन को ये तो याद रहता है कि उसने कोई इंसिडेंट अपने सपने में देख रखा है, लेकिन उसे वो ड्रीम एग्जैक्ट याद नहीं आता, ना ही उसे ये याद रहता है कि सपने में क्या पहले हुआ था और क्या बाद में। इन सिंपल टर्म्स वो ये तो फील कर पाता है कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसने पहले ड्रीम में एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन इसका सीक्वेंस ड्रीम में कैसा था ये उसे याद नहीं रहता। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे बिजार टाइप है और इसे सबसे स्केरी ड्रीम स्टेट कंसिडर किया जाता है। इस कैटेगरी में पर्सन को यही याद नहीं रहता कि उसके साथ जो हो रहा है वो सपना है या फिर रियलिटी। जी हाँ, कैला अलेक्जेंडर जैसे एक्सपीरियंस से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये फेनोमेनन महज एक संयोग है या उससे बढ़कर कुछ और? क्या इसके पीछे किसी सुपरनैचुरल फोर्स का हाथ है या फिर एक इंसान का दिमाग इतना तेज हो सकता है कि वो भविष्य की खिड़की के पार भी झलकियां देख सकता है? वेल, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई और थियरीज भी दी गई, जिनमें से सबसे पॉपुलर है स्प्लिट परसेप्शन। इस थियरी के मुताबिक हमारे ह्यूमन ब्रेन एक ही तरह के दो सिमिलर इंसिडेंट्स को कोरिलेट कर देता है। सपोज आप एक इंसिडेंट एक्सपीरियंस करते हैं जहां पहले इंसिडेंट में आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड था और आपने डिटेल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वहीं सेम उसी तरह की एक और इंसिडेंट में आपका माइंड अटेंटिव होता है और डिटेल्स पे ध्यान देता है। अब होता यह है कि ब्रेन इन दोनों सिमिलर इवेंट्स को मिक्स कर देता है और आपको एक अजीब प्रीवियसली ड्रीम्ड टाइप की फीलिंग आती है। कई बार हमारा ब्रेन कुछ छोटी मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ मिक्स करके एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करता है जो कि या तो इनकम्प्लीट होती है या कई बार कोई भी सेंस नहीं बनाती। इस मिसमैच या फिर मिक्सअप की वजह से क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, ये दोनों बहुत ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब ऑल्दो डेजा वू और डेजा रेवे प्रीटी कॉमन फिनोमिनन है, लेकिन अगर कोई इंसान इन्हें कंसेक्यूटिवली यानी लगातार एक्सपीरियंस करने लग जाए तो ये एक सीरियस कंसर्न की बात हो जाती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो पर्सन फोकल सीजर से सफर कर रहा हो, जिसमें कि वो अपने मसल्स पर अचानक ही कंट्रोल खो देता है, उसे हैलुसिनेशंस आते हैं या फिर वो किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को तेजी से अपने शरीर में दौड़ते हुए फील कर पाता है। कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि रिपीटेडली अपने आप ही होने लग जाए और किसी एक ही चीज पर ध्यान अटक जाना, इस तरह की साइड इफेक्ट्स फोकल सीजर्स में शामिल होती हैं और ये कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम या एक्सीडेंट को अंजाम दे सकता है। अब कई बार डेजा रेवे को प्री कॉग्निटिव ड्रीम से भी कंफ्यूज कर लिया जाता है, बट इट्स नॉट द केस, क्योंकि जहां डेजा रेवे किसी पहले से ड्रीम की हुई इंसिडेंट के साथ जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ प्री कॉग्निटिव ड्रीम जुड़ा है अपने फ्यूचर सेल्फ को ड्रीम में देखना, व्हिच इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। एक और अजीब बात यह है कि ऑल्दो डेजा रेवे पर डिटेल्ड रिसर्च की गई है, लेकिन रिसर्चर्स खुद ये मेंशन करते हैं कि इस बात का कोई दावा नहीं किया जा सकता कि एपिसोडिक डेजा रेवे और फेमिलियरिटी डेजा रेवे के पीछे क्या कारण है। यही वजह है कि इस सिलसिले में आगे रिसर्च की जरूरत है। अब यहाँ आप लोग इसे अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट जैसी मूवी से कनेक्ट भी करके देख सकते हैं, जो कि समवेयर इसी तरह की सेटिंग पे बेस्ड थी। येट देयर इज नो सॉलिड क्लैरिफिकेशन कि ह्यूमन ब्रेन का ये अद्भुत खेल क्यों और कैसे एग्जिस्ट करता है, और क्या सचमुच ये कोई सुपरनैचुरल पावर है, एक कर्स है, या फिर ब्रेन की एक सिली एंड कंफ्यूजिंग ट्रिक।
एक और बात बताऊं, कई लोग कहते हैं कि अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है, तो ये इस चीज को और भी कंफ्यूजिंग बना देती है। अब यहाँ मैं आप सभी व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएं रिलेटेड टू डेजा वू और डेजा रेवे, और ऑल्सो टेल मी कि आप इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या फिर सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को मानते हैं। प्लीज कॉमेंट कीजिएगा और डिटेल में बताइए कि आप क्या बिलीव करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आई नो ये वीडियो थोड़ा साइंटिफिक सा था, बट आई थॉट कि ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि कई लोगों के साथ होती है और इस पे बातें बहुत कम होती हैं। मोरओवर, अगर आप मेरी अगली वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।